Yes, so hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the movie Venom. Basically ये मूवी मेरी सीरीज ऑडेक्स यानी कि ऑन डिमांड एक्सप्लेनेशन की फोर्थ मूवी है। वैसे तो इसकी जगह पर मैं आपके लिए लाने वाला था गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर, मगर उस मूवी पर मुझे आए थे कुछ कॉपीराइट इश्यूज। इस वजह से मैं उस मूवी को पोस्ट नहीं कर पाया और चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाने की वजह से मैं और बाकी वीडियोस भी नहीं पोस्ट कर पा रहा था। तो जो लोग इस मूवी का एक्सप्लेनेशन एंजॉय करने के लिए आए हैं, मैं उन लोगों का एंजॉयमेंट खराब नहीं करूंगा, बट इस मूवी के एंड में मैं आपके साथ में इस टॉपिक के ऊपर जरूर बात करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। ये कहानी शुरू होती है एक स्पेस शटल के साथ में, जो कि स्पेस से 4 सैंपल्स लेकर धरती पर वापस आ रहा होता है। उसके अंदर 4 सिम्बियोट्स होते हैं जिनका नाम होता है मेहम, स्क्रीम, राइट और वैनम। मगर तभी हम देखते हैं कि उनके स्पेस शटल में आग लग जाती है और वो स्पेस शटल काफी स्पीड में धरती पर आकर गिरता है ईस्ट मलेशिया में। और जो कंपनी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी उसका नाम था लाइफ फाउंडेशन। और उन्हें जब पता लगता है कि हमारा स्पेस शटल मलेशिया में कहीं गिर गया है, तो वो पुलिस को इस बात की इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिसकी वजह से उस जगह पर बहुत सारी पुलिस पहुंच जाती है और वहां पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। मगर तभी हमें पता चलता है कि उनमें से एक सिम्बियोट जिसका नाम होता है राइट, वो वहां से निकल जाता है और उन्हीं स्पेस पायलट में से किसी एक के शरीर में घुस जाता है। जब पुलिस वाले वहां पर कुछ जिंदा लोगों की तलाश कर रहे होते हैं, तो उन्हें वहां पर जैक नाम का एक इंसान मिलता है और वो सोचते हैं कि अगर ये जिंदा है तो इसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। और जैसे वो उसे हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए एक एम्बुलेंस में लेकर जा रहे होते हैं, मगर तभी उसमें से वो सिम्बियोट एक्टिव हो जाता है। हालांकि इस मूवमेंट तक उस सिम्बियोट को भी पता चल चुका होता है कि ये सभी लोग लाइफ फाउंडेशन के लिए काम करते थे और जिन्होंने उनको इस धरती पर लेकर आया था वो लाइफ फाउंडेशन कैलिफोर्निया में उपस्थित थी। इसीलिए वो सिम्बियोट उस औरत के साथ में कैलिफोर्निया की ओर निकल जाता है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है इस कहानी की मेन कैरेक्टर एडी ब्रॉक की तरफ, जो कि बेसिकली एक रिपोर्टर है और वो अपने फियोंसी के साथ में उसी के घर में रहता है। उसकी फियोंसी का नाम होता है एन, जो कि बेसिकली एक लॉयर होती है और वो लॉयर भी उसी कंपनी यानी कि लाइफ फाउंडेशन के लिए काम किया करती थी। एडी ब्रॉक के बात करने का स्टाइल, उसके इन्वेस्टिगेशन का तरीका और साथ ही उसके न्यूज को कवर अप करने का अंदाज सभी से अलग था। इसी वजह से वो अपनी कंपनी नेटवर्क का एक बहुत ही शानदार रिपोर्टर था। एक बार जब वो अपनी कंपनी में जाता है, अपने बॉस से मिलता है, तब वहां पर उसका बॉस उसे कहता है कि आज तुम्हारे लिए मेरे पास में एक नया काम है। तुम्हें आज एक बहुत ही बड़ी हस्ती का इंटरव्यू लेना है। उसका नाम है कार्ल्टन ड्रेक, जो कि बेसिकली लाइफ फाउंडेशन का ओनर है और मैं चाहता हूं कि तुम उससे कोई भी फालतू बात ना करो, बस उसके इन्वेंशन पर उसकी प्रशंसा करो और साथ ही कुछ अच्छी सी खबर लेकर मेरे पास में आ जाओ। कोई भी बेकार बात मत करना जिससे कि तुम और मैं प्रॉब्लम में आ जाएं। रात को एडी रसोई में पानी पीने के लिए जाता है, तभी उसे दिखता है कि लैपटॉप में एक मेल आया होता है। वो लैपटॉप बेसिकली एन का होता है और जैसे ही वो उस लैपटॉप के मेल को ऑन कर देखता है, तो उसे लाइफ फाउंडेशन की तरफ से एक कॉन्फिडेंशियल मेल आया हुआ मिलता है, जिस मेल में लिखा होता है कि लाइफ फाउंडेशन बेसिकली लोगों की जान से खिलवाड़ कर रही है। वो उन लोगों को काम पे रख रही है जिनका इस दुनिया से कोई नाता नहीं हो। उनके एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो काफी सारे बेगुनाहों की जानें जाती जाएगी। और जब ये बात एडी को पता चलती है तो वो इस न्यूज को कवर अप करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है इस कहानी का मेन विलन, जिसका नाम है कार्ल्टन ड्रेक, जो कि बेसिकली लाइफ फाउंडेशन का ओनर भी होता है। उस दिन उसकी कंपनी में काफी सारे बच्चे टूरिज्म के लिए आए होते हैं। बच्चे काफी क्यूरियस होते हैं उसका काम देखकर, उसकी इतनी कामयाबी को देखकर। तब वहां पर कार्ल्टन ड्रेक बताता है कि यहाँ पर काफी सारे साइंटिस्ट हैं जो कि पानी और साथ ही जमीन पर अपनी खोज करते रहते हैं, मगर मैंने उनसे अलग सोचा। मैं चाहता था कि स्पेस की दुनिया को एक्सप्लोर करूं। ऐसे कई सारे ग्रह हैं जहां पर कई सारे अलग अलग जीव रहते हैं, तो क्यों ना उनके ऊपर खोज कर उस पूरी दुनिया को और भी ज्यादा जाना जाए। और तभी वहां पर एडी पहुंच जाता है उसके इंटरव्यू के लिए। उन दोनों का सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है। पहले तो एडी बिल्कुल नॉर्मल बातचीत करके उससे नॉर्मल क्वेश्चंस पूछने लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो अपने क्वेश्चंस को चेंज कर देता है कि आखिर आप अपनी कंपनी में इलीगल टाइप से लोगों को क्यों बुलाते हैं, उन्हें काम करवाते हैं और वो फिर लोग कहाँ गायब हो जाते हैं, इसके बारे में किसी को पता नहीं रहता। क्या आप इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? तब वहां पर ड्रेक कहता है कि इस इंटरव्यू को अभी के अभी खत्म कर दो। मगर फिर भी वहां पर एडी उससे लगातार क्वेश्चंस पूछता जाता है, लेकिन उसकी बातों को इग्नोर करता हुआ ड्रेक वहां से निकल जाता है। बाद में जब एडी अपने बॉस को रिपोर्ट करने जाता है, तब वहां पर उसका बॉस कहता है कि तुमने कार्ल्टन ड्रेक से पंगा लिया है और वो इस शहर का सबसे अमीर इंसान है। वो चाहे तो चुटकियों में हमारी इस पूरी कंपनी को खरीद कर गैराज बना सकता है अपनी गाड़ियों के लिए। मैं नहीं चाहता कि हमारे ऊपर और भी बड़ी मुसीबतें हैं, इसलिए आज से तुम जॉब से निकाले जाते हो।
और वहीं पर हम देखते हैं उसकी मंगेतर यानी कि एन, जो कि उसी कंपनी के लिए लॉयर थी, अब उसे भी जॉब से निकाल दिया जाता है। एडी एन से सॉरी मांगता है, उससे कहता है कि मुझसे गलती हुई है मगर मैं इसका भुगतान कर दूंगा। मगर तब एन कहती है कि अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है एडी, और मैं अब तुमसे इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती, और आज से हमारा रिश्ता भी खत्म। जो अंगूठी तुमने मुझे दी थी आज से ये तुम्हारी है। वहीं अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वही सिम्बियोट जिसका नाम होता है राइट। बेसिकली वो उस लड़की के शरीर में होता है जो कि अब काफ़ी ज़्यादा थक चुकी होती है, और तभी वहाँ से उसे कुछ खाने के लिए देखता है, और जब वो उसे खाने के लिए उठाती है तो पास ही कुछ खड़े गुंडे उस पर हमला कर देते हैं। मगर उसके अंदर राइट की पूरी शक्ति होती है, इसी वजह से वो उन गुंडों को चुटकियों में वहाँ से हटा देती है और वहाँ से एक दूसरा शरीर अपने आप के लिए चुन लेती है, क्योंकि उसके पहले वाले शरीर की अब एनर्जी काफ़ी ज़्यादा खत्म हो चुकी थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है उसी लेबोरेटरी पर जो कि लाइफ फाउंडेशन की होती है। उसके अंदर हमें दिखाया जाता है कि लाइफ फाउंडेशन के ऑनर यानी कि कार्लटन ड्रेक और उसके काफ़ी सारे साइंटिस्ट एक नए सिम्बियोट पर काम कर रहे होते हैं। वो एक येलो सिम्बियोट यानी कि स्क्रीम को अपने ट्यूब से बाहर निकालते हैं और एक खरगोश के ऊपर छोड़ देते हैं, ये देखने के लिए कि आखिर सिम्बियोट अपने इंसान या फिर हमारी धरती के किसी जीव के साथ में किस तरीके से तालमेल बिठाता है। पहले तो सब कुछ खराब होने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद में ऐसा लगने लगता है कि उसने इस खरगोश के साथ में अपना सिम्बियोसिस यानी कि जीवन जीने की कला को सेटल कर दिया है। लेकिन थोड़ी ही देर के अंदर उस खरगोश की भी मौत हो जाती है और साथ ही उस सिम्बियोट की भी मौत हो जाती है, क्योंकि वो सिम्बियोसिस हासिल नहीं कर पाए थे। एडी अपनी जॉब के चली जाने की वजह से काफी ज्यादा नाराज और हताश हो जाता है। वो एक बियर बार के अंदर बैठकर थोड़ी सी ड्रिंक कर रहा होता है और तभी वहां पर टीवी पर उसी कार्लटन ड्रेक यानी कि उसके अपोनेंट की कुछ न्यूज आ रही होती है, जिसके अंदर वो बता रहा होता है कि अब हम एक और स्पेस शटल को लॉन्च करने वाले हैं जो कि इस दुनिया से किसी दूसरी दुनिया की खोज में जाएगा और वहां से नई नई टेक्नोलॉजी और वहां से उनकी नई नई खबरें हम तक लाकर पहुंचाएगा। इस बात से एडी को काफी गुस्सा आता है और वो वहां से निकल जाता है। जब वो वहां से निकलता है तो उसे एक अपाहिज औरत जिसका नाम होता है मारिया रोड पर मिलती है। तो वो उससे एक अखबार मांगता है, तो मारिया कहती है कि मैं इसके बदले तुमसे $20 लूंगी। लेकिन तब भी एडी कुछ नहीं कहता और उसे $20 देकर पास ही की एक शॉप में चला जाता है। एडी अपने लिए कुछ दवाइयां ले ही रहा होता है, लेकिन तभी इस शॉप में एक गुंडा आ जाता है और वो कहता है कि मुझे एक विस्की की बोतल दो और साथ ही गले में जितना पैसा है वो सारा का सारा निकाल कर दो। हालांकि एडी ये सारी बातें वहां पर खड़ा खड़ा सुन रहा था, मगर वो नहीं चाहता था किसी से भी पंगा लेना, क्योंकि उसके पास में बंदूक थी और इसीलिए वो वहां से बिना कुछ कहे सीधा पैसे देकर निकल जाता है। दूसरी ओर लैब में अब भी सारे के सारे एक्सपेरिमेंट जारी होते हैं। पहले तो वहां पर ड्रेक ने यह सोचा था कि अगर वो जानवरों के साथ में सिम्बियोसिस नहीं पा सकता तो क्यों ना इंसानों के ऊपर ट्राई किया जाए, और तभी वो दूसरे इंसानों के ऊपर उस सिम्बियोट को छोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ टाइम तक तो सिम्बियोट उसके साथ के अंदर मिलता, लेकिन थोड़ी ही देर बाद में जब उसे पता चलता कि ये इंसान यानी कि ये होस्ट मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, मैं इसके साथ तालमेल नहीं मिला पा रहा, तो वो उस इंसान की जान ले लेता। इस बात को वहां पर खड़ी एक साइंटिस्ट जिसका नाम होता है डोरा वो भी देख रही होती है, और जब उसे ये फील होता है कि कार्लटन ड्रेक अपने मुनाफे के लिए आम मासूम इंसानों की जान से खेल रहा है, वो ऐसा नहीं होने देना चाहती थी, इसीलिए वो सीधा कांटेक्ट करती है एडी ब्रॉक से और उससे जाकर मिलती है और उसे बताती है कि हमारी एक लैब है जिसका नाम है लाइफ फाउंडेशन, और बेसिकली वहाँ पर एक्सपेरिमेंट की बजाय कुछ ऐसे खतरनाक काम हो रहे हैं जो कि इंसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हैं। हमारा ओनर जिसका नाम है ड्रेक वो ये चाहता है कि वो सिम्बियोसिस पाकर इस पूरी दुनिया से निकलकर किसी और ग्रह पर चल जाए, क्योंकि ये दुनिया किसी भी वक्त तबाह हो सकती है। इंसानों की बढ़ती प्रजाति और साथ ही खाने पीने की कमी इस दुनिया को खोखला करती जा रही है, और इसी बात से ड्रेक ने डिसाइड कर लिया है कि अब वो इस पृथ्वी पर नहीं रहना चाहता। इसीलिए वो अपने स्पेस शटल के साथ में दूसरी दुनिया के दूसरे ग्रहों पर जाकर ये खोज करता रहता है कि जीवन कहाँ पर है, और इसी के अंदर हमें एक छोटी सी कामयाबी भी मिली है। उस कॉमेट यानी कि ग्रह का नाम है क्लिंटोर, और वहां पर मिलियंस ऑफ लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती है, यानी कि कई सारे ऐसे जीव जो कि जिंदा हैं वो सभी वहां पर मौजूद हैं, और उसमें से 4 सैंपल हमारे पास में आए थे, लेकिन उनमें से एक सैंपल उसी मूवमेंट पर वहां से भाग गया, और बाकी बचे 3 सैंपल्स पर अब ड्रेक अपने एक्सपेरिमेंट करता रहता है जिनके अंदर आम इंसानों की जाने जा रही है। और मैं चाहती हूँ कि तुम इन सभी न्यूज का पर्दाफाश कर दो टीवी के सामने, ताकि ड्रेक जो काम कर रहा है वो उस काम को यहीं पर रोक दे। डोरा की बातों को समझकर फाइनली एडी उस लेबोरेटरी में जाता है और वहां मौजूद उन सभी लोगों की पिक्स क्लिक करता है जिनके ऊपर सिम्बियोट का असर हुआ था,
और तभी उसे पता चलता है कि मारिया, जो कि कभी उसकी एक दोस्त हुआ करती थी, जो उसे अखबार दिया करती थी, आज वो भी उसके एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा है। और जब वो देखता है कि वो मुसीबत में है तो वो उसे बचाने के लिए पास में पड़ी एक टंकी को कांच पर जोर से फेंक कर मारता है। हालांकि मारिया उसमें से निकल तो जाती है, मगर मारिया के अंदर होता है एक सिम्बियोट जो कि हमला कर देता है एडी के ऊपर, और बेसिकली अब वो मारिया का शरीर छोड़कर सीधा एडी के शरीर में एंटर हो जाता है। वहां के अलार्म सिस्टम बजने लगते हैं और सारे गार्ड्स वहां पर भाग कर आने लगते हैं। अपनी जान को बचाने के लिए एडी वहां से भागता है, लेकिन तब हमें पता चलता है कि उसके भागने की स्पीड में काफी ज्यादा तेजी आ गई है और उसके अंदर इतनी चुस्ती स्फूर्ति आ चुकी होती है कि वो सभी गार्ड्स को पीछे हटाता हुआ भागने लगता है। और उसके सामने एक बहुत ही बड़ा बैरियर आता है, लेकिन वो उससे भी कूद जाता है। जब काफी सारे लोग उसके सामने आ जाते हैं तो वो एक पेड़ के ऊपर चढ़कर अपनी जान को बचाने के लिए वहीं पर छिप जाता है। उन सभी गार्ड्स के जाने के बाद में एडी अपने घर पर आता है, लेकिन जब वो घर पर आता है तो उसे काफी ज्यादा भूख लगती है। उसके घर में जो भी पड़ा होता है ठंडा बासी, वो उसे खाने लगता है, लेकिन तभी उसे उल्टी आने लगती है और वो वॉशरूम में जाकर वॉमिट करने लगता है। थोड़ी देर बाद में जब वो कांच में अपनी शक्ल देखता है तो उसे एक दूसरी ही शक्ल दिखती है और इसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। एडी को लगने लगता है कि उसके शरीर के ऊपर काफी बुरा असर पड़ा है उस लैब की वजह से, इसीलिए वो सीधा कांटेक्ट करता है अपनी फियांसी जिसका नाम होता है एन। और तब उसे पता चलता है कि एन ने बेसिकली एक दूसरे इंसान जिसका नाम होता है डैन, उसके साथ के अंदर अब अपने एक नए रिलेशनशिप को स्टार्ट कर दिया है। लेकिन फिर भी एडी उससे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है और जब वो वहां पर पहुंचता है तो उसे अपने आजू बाजू काफी ज्यादा खाने की चीजें नजर आती है। वो वेटर के पास में जो वो खाने के लिए लेकर जा रहा होता है उसे खाने लगता है, लेकिन तब जोर से चिल्लाता है कि ये मुर्दा है, इसके अंदर जान नहीं है, मुझे वो लाकर दो जिसके अंदर जान हो। और वह आसपास मौजूद सभी लोगों के खाने को खाने लगता है और तब वहां पर एडी को काफी ज्यादा गर्मी लगने लगती है और वो पास ही में मौजूद एक फिश टैंक के अंदर बैठ जाता है और उसके अंदर जो क्रैब पड़े होते हैं उन्हें खाने लगता है। और तब हमें पता चलता है कि इसके अंदर अब वैनम आ चुका है। हालांकि ये बात एन और डैन को समझ में नहीं आती है, इसीलिए वो उसका इलाज करने के लिए उसे अपने हॉस्पिटल में लेकर आते हैं और उसके ऊपर एमआरआई स्कैन करते हैं। लेकिन जैसे ही एमआरआई स्कैन होना शुरू होता है तो उसकी हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से वैनम को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। एडी भी काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में लगता है। तब वहाँ पर डैन उस मशीन को रोक देता है और उसे बाहर निकाल कर कहता है कि हमने तुम्हारा स्कैन कर दिया और तुम्हारी रिपोर्ट कल तक आ जाएगी। मैं चाहता हूं कि अब तुम बिना कुछ सोचे समझे सीधा अपने घर तक जाओ और किसी से ज्यादा बातचीत मत करना। वहीं दूसरी ओर सीसीटीवी फुटेज की मदद से उन गार्ड्स को ये भी पता चल गया होता है कि वो डोरा ही थी जिसने एडी को इस कंपनी के अंदर बुलाया और यहाँ से सिम्बियोट को भगाने में उसकी मदद करी। इस वजह से ड्रैग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक ब्लू कलर का सिम्बियोट जिसका नाम होता है मेहम और वो उसे उसके ऊपर छोड़ देता है। घर आकर एडी को अपने शरीर में काफी ज्यादा कमजोरी महसूस होती है। वो अपने आप के शरीर को शांत करने की कोशिश करता है, मगर तभी उसका पड़ोसी अपने गिटार और अपने एम्पलीफायर को काफी तेज वॉल्यूम में बजाने लगता है। इस बात से एडी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे रोकने के लिए उसके घर में जाता है। वैनम उसे जोर से चिल्लाकर कहता है कि म्यूजिक को अभी बंद कर दो, मगर थोड़ी ही देर में वहां पर वो सारे के सारे गार्ड्स आ जाते हैं जो कि ड्रैग ने भेजे होते हैं। मगर तभी वैनम भी अपने फुल फॉर्म में आ जाता है और वो एडी की मदद करने लगता है उन सभी गार्ड से अपनी जान को बचाने के लिए, क्योंकि अब उस सिम्बियोट ने अपना सिम्बियोसिस हासिल कर लिया होता है एक ताकतवर होस्ट के साथ में। उसने काफी अच्छी स्टेबिलिटी बिठा ली होती है एडी ब्रॉक के शरीर के साथ में और वो एक एक करके वहां मौजूद सभी गार्ड्स को मारता हुआ वहां से निकल जाता है। लेकिन फिर भी ड्रोन्स उसका पीछा करते हैं। वहीं पर एडी की एक बाइक पड़ी होती है और वो उस बाइक पे बैठकर वहां से भागने लगता है। मगर ये सारी चीजें, ये सारे के सारे हादसे ड्रोन की मदद से ड्रेक अपनी लैब की स्क्रीन पर देख रहा होता है और ये कहता है कि इस सिम्बियोट ने तो काफी ज्यादा तरक्की कर ली है, हमने तो जितना सोचा था ये उससे कई ज्यादा ताकतवर है। और फिर काफी सारे गार्ड्स एडी के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन उस सिम्बियोट की मदद से एडी अपनी गाड़ी को काफी अच्छी स्पीड में अच्छी स्किल्स के साथ में वहां से भगाने लगता है। काफी सारे लोगों को वो हटाकर एक बिल्कुल स्टेबिलिटी के साथ में वहां से निकलने लगता है। एक बार तो ऐसा होता है कि जब सारे गार्ड्स उसे पकड़ने वाले होते हैं, लेकिन तभी एडी अपनी स्किल्स के साथ में वहां से घूमकर उधर से निकल जाता है। एडी अपनी इस काबिलियत से हैरान हो जाता है और वो पीछे मुड़कर देखने लगता है कि क्या कोई और गार्ड्स है जो उसके पीछे लगे हैं, लेकिन तभी उनमें से एक गार्ड की गाड़ी उस बाइक से टकरा जाती है, जिसकी वजह से एडी जमीन पर गिर जाता है और उसके हाथ और पैर की उंगलियां पूरी तरीके से टूट जाती है, चकनाचूर हो जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर में एडी फिर से उठ खड़ा होता है अपने वैनम वाले शरीर के साथ में और वहां मौजूद सभी गार्ड्स को मारने लगता है, उन्हें खाने लगता है और वहां से पानी में कूद जाता है और कहीं दूर जाकर बैठ जाता है। तब वहां पर एडी उस वैनम से बातें करने लगता है, उससे पूछता है कि आखिर तुम मेरे शरीर में क्यों हो और मुझसे क्या चाहते हो।
तब वहां पर वैनम कहता है कि बेसिकली मैं एक सिम्बियोट हूँ और मैं एक दूसरे ग्रह जिसका नाम है क्लिंटोर वहां से बिलोंग करता हूँ। मैं वहां का एक लूजर हूँ और साथ ही तुम भी यहाँ के एक लूजर हो, मगर जब मैं यहाँ पर आया तो मैं अपने आप को बिल्कुल बॉस समझता हूँ और तुम्हारे शरीर के साथ में मेरी स्टेबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी तरीके से बैठ गई है और अब मैं चाहता हूँ कि तुम एक अच्छे होस्ट के नाते मेरा साथ दो और मुझे वापस से मेरे ग्रह पर जाने में मेरी मदद करो। वहीं दूसरी ओर लेबोरेटरी में जो एक और सिम्बियोट होता है जिसका नाम होता है मेहम, अब वो भी अपनी जान गंवा बैठा होता है। इस बात से ड्रेक को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने साइंटिस्टों के ऊपर चिल्लाने लगता है कि आखिर ये सिम्बियोट मरते रहे और तुम इनके ऊपर ध्यान भी न दे पाए। लेकिन तभी वहां पर एक छोटी लड़की आ जाती है और तब वहां पर ड्रेक पूछता है कि बेटा ये एक लेबोरेटरी और अब ये बंद हो चुकी है, यहाँ पर बच्चों का घूमना मना है। लेकिन तब वो बच्ची कहती है कि मुझे तुम्हारी ही जरूरत थी और तभी वो बच्ची अपना रूप बदलकर अपने आप के शरीर से उस सिम्बियोट को निकालकर ड्रेक के शरीर में एंट्री करवा देती है। उनकी सभी की फोटोज अब भी एडी के पास में होती है और वो चाहता है कि वो उन फोटोज के जरिए उस कंपनी का पर्दा फाश कर दे ताकि ड्रेक को पुलिस पकड़कर जेल में डाल दे। और इसी बात के लिए वो अपनी कंपनी नेटवर्क में पहुंचता है, मगर तब उसका बेस्ट फ्रेंड विलियम उसे अंदर जाने से मना कर देता है और वो कहता है कि नहीं एडी, अब तुम्हें इस कंपनी से निकाल दिया गया है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तो वो बाहर आकर निराश होता है। लेकिन तभी वहां पर वैनम उसके अंदर से आवाज देता है कि अगर तुम्हें ऊपर ही जाना था तो तुमने मुझसे मदद क्यों नहीं मांगी, चलो मैं तुम्हें ऊपर पहुंचा देता हूं। और वो झटके से उस पूरी कंपनी के सबसे टॉप फ्लोर पर पहुंच जाता है और वहां से उस पूरी कंपनी के बॉस यानी कि नेटवर्क के ओनर के उस केबिन में पहुंच जाता है जहां पर वो बैठा करता था और वहां पर एक नोट छोड़ जाता है जिसमें लिखा होता है कि इसके अंदर सारे सबूत हैं कार्लटन ड्रेक के खिलाफ। एडी उन सबूतों को रखकर वहां से निकल ही रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर ड्रेक के सारे सैनिक पहुंच जाते हैं और जब एडी को इस बात का खतरा महसूस होता है तो उसके शरीर से अगेन वैनम बाहर निकल जाता है और वो एक एक करके उन सभी सैनिकों को मारने लगता है। सभी सैनिक उस पर गोलियां चलाते हैं, उसके ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, लेकिन उन गोलियों और साथ ही बॉम्ब का वैनम के शरीर पर कुछ भी इफेक्ट नहीं होता। उसका शरीर हर वो चीज बना सकता था जो कि उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही होती। आजू बाजू में भागने के लिए वो अपने आप के शरीर के लचीलेपन का इस्तेमाल करता और वहां मौजूद सभी को अपने रास्ते से हटाने लगता। और एक मोमेंट ऐसा आता है कि जब उन सैनिकों में से वो एक को खाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर पहुंच जाती है एन और जब एडी एन को देखता है तो वो अपने इंसानी शरीर में वापस आ जाता है और उसे कहता है कि नहीं, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था, तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन तब एन कहती है कि नहीं, तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत है, तुम मेरे साथ चलो वरना तुम्हारा हाल और भी ज़्यादा बुरा होता जाएगा। और फाइनली एडी उसकी बात को समझकर उसके बॉयफ्रेंड डैन के पास में पहुंचता है और जैसे ही वो लोग अगेन एमआरआई स्कैन स्टार्ट करते हैं तो हाई फ्रीक्वेंसी को पाकर वैनम एडी के शरीर से बाहर निकल जाता है और तब एडी उसके शरीर से निकल जाने की वजह से काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे नहीं चाहिए था कि वैनम उसके शरीर में रहे। और जब एडी उस हॉस्पिटल से निकल ही रहा होता है, लेकिन अगेन तब वहां पर ड्रैग के सैनिक पहुंचकर उसे अगवा कर लेते हैं और अपने पूरे के पूरे हेडक्वार्टर्स में ले जाते हैं। तब वहां पर ड्रैग एडी से बात करने लगता है और पूछता है कि जो तुम्हारे पास में है वो तुम मुझे दे दो। एडी कहता है कि तुमने काफी देर कर दी, वो मेरे शरीर से काफी टाइम पहले ही निकल चुका है। मगर तब वहां पर ड्रैग अपना असली रूप दिखाता है जो कि होता है बेसिकली राइट और वो कहता है कि मुझे तुमसे वैनम चाहिए। लेकिन तब एडी कहता है कि अच्छा, इसने तुम्हारे ऊपर भी कब्जा कर लिया, लेकिन कुछ ही दिनों में तुम भी इससे ऊब जाओगे, वो तुम्हारे ऊपर हावी होने लगेगा। मगर तब वहां पर ड्रैग उसकी बात नहीं मानता और अपने सैनिकों को कहता है कि इसे बाहर ले जाकर जान से मार दो। सारे सैनिक उसकी बात मानकर अब एडी को जंगल में लेकर आते हैं उसे जान से मारने के लिए, लेकिन तभी वहां पर वैनम एन के शरीर में आकर उन सभी को वहां से हटा देता है और फाइनली अब एन के शरीर से निकलकर वापस से वैनम एडी के शरीर में आ जाता है और उसे कहता है कि मैं अब सारा राज जान गया हूं कि ड्रैग क्या चाहता है। बेसिकली ड्रैग ने अब सिम्बियोसिस हासिल कर लिया है और वो अब हमारे ग्रह पर जाएगा जिसका नाम है क्लिंटोर और वहां पर जाकर काफी सारे लाइफ फॉर्म्स यानी कि काफी सारे सिम्बियोट्स को इस धरती पर लेकर आएगा। इससे वो हालांकि उन सभी सिम्बियोट्स का पेट तो भर देगा मगर तुम्हारी पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। इस बात से दोनों ये डिसाइड करते हैं कि हम अब ड्रैग को रोकेंगे सिम्बियोट को इस धरती पर लाने से पहले। दूसरी ओर ड्रैग अपने सारे साइंटिस्ट की मदद से स्पेस शटल को चालू करवाने की बात करता है और वो कहता है कि 5 मिनट में मुझे स्पेस शटल चालू चाहिए क्योंकि मैं इसके अंदर किसी दूसरी दुनिया की खोज में जाना चाहता हूँ। तो सारे साइंटिस्ट कहते हैं कि नहीं सर, ये काम आप अकेले नहीं कर पाएंगे। तो वहां पर ड्रैग कहता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ में कोई और भी है। मगर तब उनमें से एक साइंटिस्ट समझ जाता है कि जरूर किसी एक बुरे सिम्बियोट का इसके ऊपर असर हुआ है
और वो उसे रोकने की कोशिश करता है, वो उस लॉन्च को बंद करने की ट्राई करता है, लेकिन ये सारी बातें ड्रैक्स सुन लेता है और अपने असली शरीर यानी कि राइट के पूरे फॉर्म में आ जाता है और वहां मौजूद सभी साइंटिस्ट को जान से मारकर लॉन्च को अगेन एक्टिवेट कर देता है और सीधा उस स्पेसशिप की ओर जाने लगता है, मगर तभी उसका रास्ता रोक लेता है वैनम। और फिर शुरुआत होती है इस कहानी की सबसे शानदार फाइट की, जिसके अंदर वैनम और राइट की एक तगड़ी फाइट हमें दिखाई जाती है। 2018 में आई इस मूवी वैनम के CGI और साथ ही VFX काफी ज्यादा काबिल तारीफ है, क्योंकि इस मूवी के अंदर जो भी सीक्वेंस हमें दिखाए गए सारी फाइट्स एकदम बहुत ही क्लासिक थी। उन दोनों को लड़ता देख वहां पर एन भी पहुंच जाती है और वहां के स्पीकर्स में मौजूद जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे हाई वॉल्यूम पर कर देती है, जिस वजह से दोनों ही सिम्बियोट अपने होस्ट को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। लेकिन फिर भी चालाकी से ड्रैक अपने सिम्बियोट के साथ में वापस कनेक्ट होकर वैनम यानी कि एडी ब्रॉक को जान से मार देता है और उस स्पेस शटल के अंदर जाकर बैठ जाता है, जो कि क्लिंटोर ग्रह के लिए निकला होता है। लेकिन थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि वैनम अगेन आ जाता है और एडी की मदद करने के लिए उसके शरीर से जुड़ जाता है और अगेन फुल अपनी ताकत के साथ में उस स्पेस शटल के ऊपर जाता है और उसी औजार के साथ में जो कि राइट ने वैनम के सीने में डाला था, उसी के साथ में उस पूरे स्पेस शटल को चीर देता है, जिससे कि उसका सारा ईंधन, उसका सारा पेट्रोल जमीन पर गिरने लगता है और लॉन्चर की जो एक्सट्रीम हीट होती है उसकी वजह से वहां पर एक बहुत ही जोर का ब्लास्ट होता है और उसी ब्लास्ट के चलते अब राइट भी मर जाता है और साथ ही वैनम भी अब एडी को बाय बोलकर अपनी जान को खत्म करवा लेता है उस पूरे के पूरे इंसिडेंट्स के लिए। और इसी के साथ एक होने वाला बड़ा हादसा भी टल जाता है। अगले दिन एन और एडी आपस में बातचीत करने लगते हैं और एन एडी से कहती है कि हालांकि मैं तुमसे प्यार तो करती हूँ, मगर मैं डैन को भी काफी ज्यादा चाहती हूँ। लेकिन तभी अंदर से आवाज आती है एडी की कि तुम्हें तो पता ही नहीं, हम तुम्हें वापस से पालेंगे। इस बात से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर वैनम मरा नहीं है, बल्कि वो अब भी एडी के शरीर के अंदर है। वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। इस बात से एन को थोड़ा सा फील होता है कि क्या वैनम अब भी जिंदा है, लेकिन तभी एडी उसे विश्वास दिलाता है कि वैनम अब नहीं बचा और ये कहकर वो वहां से निकल जाता है। रास्ते के अंदर वैनम और एडी आपस में बातचीत करने लगते हैं। तब एडी कहता है कि अगर तुम्हें इस दुनिया में रहना है तो मेरे कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। तुम उन इंसानों को नहीं खाओगे जो अच्छे होंगे, लेकिन तुम उन इंसानों को कभी कभार खा सकते हो जो कि काफी ज्यादा बुरे होते हैं। तब वहां पर वैनम कहता है कि बुरे लोग कौन होते हैं। तब एडी कहता है कि वो लोग जो दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। और तभी वो उसी दुकान में पहुंचता है जहां से वो कभी दवाइयां खरीदा करता था। और जब वो वहां से खरीदारी कर ही रहा होता है तभी अगेन वहां पर वही गुंडा आ जाता है जो कि लास्ट टाइम भी आया था, लेकिन इस बार एडी ऐसा होने देना नहीं चाहता था। और तभी वहां पर वैनम जाग जाता है और उस गुंडे को पकड़कर कहता है कि मैं तुम्हारे हाथ और पैर और साथ ही तुम्हारा सर भी खा जाऊंगा अगर तुमने अगली बार इस दुकान या फिर किसी और दुकान में आकर चोरी की। लेकिन तब वहां पर वो चोर काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो उसका सामना करने की कोशिश करता है। इस बात से वैनम को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे वहीं पर खा जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है एक प्रिजन, जहां पर एडी पहुंचा होता है एक सीरियल किलर का इंटरव्यू लेने के लिए। उस सीरियल किलर का नाम होता है क्लेटस कैसिडी। मगर तब हमें दिखाया जाता है कि कैसिडी ने ऑलरेडी अपने जेल के अंदर अपने खून से लिखा होता है वेलकम एडी। और तब वो एडी से कहता है कि मैं काफी टाइम से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मैं एक सीरियल किलर हूं और तुम मेरा इंटरव्यू किस तरीके से लेना चाहोगे? क्या तुम पुरानी बातों को वापस दोहराना चाहोगे या फिर एक नई कहानी पर काम करना चाहोगे जिसके अंदर एक खूनी दरिंदा आएगा जिसका नाम है कार्नेज? और इसी के साथ फाइनली ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। इस मूवी के इस पोस्ट क्रेडिट सीन से हमें ये तो पता जरूर लग गया है कि अभी इस दुनिया में एक और सिम्बियोट मौजूद है जिसका नाम है कार्नेज, जो कि बेसिकली वैनम के पार्ट 2 में जरूर आएगा वैनम का सामना करने के लिए। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यहाँ तक जिन लोगों को वीडियो देखना था, आई थिंक कि मैंने उन सभी का एंजॉयमेंट कर दिया है। और फाइनली आते हैं अब उस मेन बात पर जिसकी वजह से मैंने काफी टाइम से अपने वीडियोस को होल्ड कर दिया था। बेसिकली गाइस, चैनल पर 2 स्ट्राइक आ चुकी है और वो दोनों स्ट्राइक आई थी WB यानी कि वार्नर ब्रदर्स की मूवीज पर। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं अगली मूवी लाने वाला हूँ गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर, वो भी बेसिकली WB यानी कि वार्नर ब्रदर्स की प्रोडक्शन में आती है। और साथ ही DC सीरीज का 9th पार्ट जिसका नाम था वंडर वुमेन 1984, वो भी वार्नर ब्रदर्स की प्रोडक्शन में ही आती है। वो दोनों ही मूवीज ट्रेंडिंग में होने की वजह से और काफी ज्यादा पुरानी नहीं होने की वजह से उन दोनों ही मूवीज पर मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक आया और अगर 3rd स्ट्राइक और आता तो ये चैनल पूरी तरीके से खत्म हो जाता। हालांकि ये दोनों स्ट्राइक अब भी मेरे चैनल पर हैं और ये दोनों स्ट्राइक्स अप्रैल में हटेंगी यानी कि 3 महीने बाद में।
मैंने सोचा कि 3 महीने एक भी वीडियो नहीं डालूंगा, लेकिन आप लोगों ने मुझे इतना फोर्स किया, मुझे इतना सपोर्ट किया। जिन लोगों को पता था कि हितेश के चैनल पर अब भी कॉपीराइट स्ट्राइक आई है, तो उन लोगों ने मुझे काफ़ी संभाला, उन्होंने मुझसे बात करने की काफ़ी कोशिश भी की। और फाइनली मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अगर आप 1.5 लाख लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो और अगर ये चैनल बंद भी हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि अगला चैनल अगर मैं एक दिन में भी खोलूंगा तो आप सभी 1.5 लाख लोग मेरे पास वापस आ जाएंगे मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो अगर ये चैनल बंद भी हो जाएगा तो मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि आप सभी के प्यार ने, आप सभी के लव और सपोर्ट ने आज मुझे यहाँ तक पहुंचाया है। और इसी बात के लिए थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर सपोर्ट। एक क्रिएटर को अच्छा लगता है जब उसकी क्रिएटिविटी उन लोगों तक पहुंचती है जो उस क्रिएटिविटी की इज्जत करते हैं। और सीरियसली गाइज, आपने जो मेरी क्रिएटिविटी को समझकर जितना मुझे रिस्पॉन्स दिया है, आई डोंट थिंक सो कि मुझे अपनी लाइफ में भी कभी ऐसा सपोर्ट मिला था। और वो कहते हैं ना कि शो मस्ट गो ऑन, प्रॉब्लम्स चाहे कितनी भी आए मगर आपको अपने शो को जारी रखना ही पड़ता है। तो इन्हीं बातों के साथ में अपनी टेंशन्स को दूर रखते हुए मैं आप सभी के लिए वो सारे वीडियोस जरूर लेकर आऊंगा जो आप इस चैनल पर देखना चाहते हैं। इसके बाद में मैं ऑडेक्स की नई सीरीज का नया वीडियो जो कि 5th मूवी होने वाली है, उसके अंदर में मैं आप सभी की मोस्ट डिमांडिंग वीडियो जिसका नाम है टेनेट जरूर अपने चैनल पर लेकर आने वाला हूँ। सो अगेन गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।